ये है प्रतापगढ़, जहाँ के राजा हैं जितेंद्र राय। मंत्री जी, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ और भगवान ने मेरे राज्य के वारिस के रूप में मुझे बेटी दिया है, इसलिए चिंता में रहता हूँ कि कौन मेरे बाद राजा बनेगा। महाराज, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? हाँ मंत्री जी, बोलिए। मेरा बेटा सुधीर विवाह के योग्य हो गया है और राजकाज का भी सारा ज्ञान जानता ही है, तथा राजकुमारी मंदिकिनी से उम्र में बड़ा है, इसलिए आप दोनों का विवाह कर दीजिए। मंत्री चुप हो जाओ, ये मत भूलो कि हम राजा हैं और हमारा पूर्वज ही राजाओं से चला आ रहा है। तुम तो एक मामूली सा मंत्री हो। तूने मेरे राज्य पर बहुत उपकार किया है, इसलिए छोड़ता हूँ, वरना हमेशा के लिए कारावास की अनुमति दे देता। क्षमा महाराज, क्षमा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी जुबान से बहुत भारी गलत शब्द निकल गया। ठीक है, मैं माफ करता हूँ। सुनिए मंत्री जी, आज इस सभा में मैं एक प्रथा की घोषणा करता हूँ, जिस प्रथा का नाम है नीले गगन की प्रथा। नीले गगन की प्रथा? माफ कीजिए महाराज, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। नीले गगन की प्रथा मतलब आपको तो पता ही है मंत्री जी, मेरे शेरू पर केवल मैं ही सवार कर सकता हूँ। वह अपने ऊपर किसी और को बैठने नहीं देता और उस पर बैठकर मैं नीले गगन तक उड़कर सैर कर सकता हूँ। सो आप पास के तीनों राज्यों में पत्र भेज दीजिए। जो राजकुमार मेरे शेरू पर सवार होकर नीले गगन की सैर कर लेगा, तत्पश्चात मेरी पुत्री मंदिकिनी को भी साथ बैठाकर नीले गगन की सैर करवा देगा। उसी राजकुमार की शादी मेरी पुत्री से कर दी जाएगी और मेरे बाद वही प्रतापगढ़ का उत्तराधिकारी होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये तीनों राज्य के राजा अभी अविवाहित हैं तथा जवान भी हैं और बहुत ही वीर हैं। इसके लिए आज से 2 दिन बाद प्रतियोगिता आयोजन किया जाए। जो आ गया महाराज। क्या बात है पिताजी, आज आपका मन बहुत उदास लग रहा है। क्या बताऊं बेटा, आज महाराज ने पूरी सभा के बीच मेरी बेइज्जती कर दी। आपकी बेइज्जती कर दी? मंत्री जी अपने बेटे सुधीर को सारी बात बता देते हैं। पिताजी, आपकी ये बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं इसका बदला जरूर महाराज से लूँगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करना। महाराज का हम पर बहुत उपकार है। आप कुछ भी कह लीजिए पिताजी, मैं आपका अपमान नहीं सह सकता हूँ। अगले ही दिन मंत्री जी तीनों राज्य के राजकुमारों के पास पत्र भेजवा देते हैं। मंत्री जी, कल मुझे प्रतापगढ़ प्रतियोगिता में जाना होगा। राजा जितेंद्र राय ने अपनी बेटी की शादी को लेकर एक प्रतियोगिता रखा है। जो राजकुमार उनके द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में जीतेगा, उससे राजा अपनी बेटी की शादी करा देंगे तथा अपने राज्य का उत्तराधिकारी भी बना देंगे। इसलिए राज्य को एक दिन के लिए आपके हाथों में सौंप कर जाऊंगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। तो आपको पत्र में भेजा सूचना तो याद ही होगा। जी महाराज। प्रतियोगिता आरंभ की जाए। हमें खेद है कि आप तीनों जैसा वीर पुरुष राजकुमारों में से किसी ने भी मेरे शेरू पर सवारी करके नीले गगन की सैर नहीं कर पाए।
मंत्री जी, एक बार, बस एक बार वह घोड़ा मेरी चंगुल में आ जाए, उसे तो मैं जेल में बंद कर दूंगा और भूखा रखूंगा। मैं तो आपको बताया था महाराज कि वह घोड़ा बहुत ही हठीला घोड़ा है। वह राजा जितेंद्र को छोड़ किसी और को अपनी सवारी नहीं करने देता। महाराज की जय हो। महाराज, प्रतापगढ़ से आपके मित्र मिलने आए हैं। उसे अंदर भेज दो। जो आज्ञा महाराज। कहो मित्र, कैसे आना हुआ? सब ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ मित्र, लेकिन मुझे मेरे पिताजी की बेइज्जती अंदर से बहुत सताती है। तुम्हारे पिताजी की बेइज्जती? आखिर किसने की तुम्हारे पिताजी की बेइज्जती? और कौन करेगा मित्र? वही राजा जितेंद्र राय ने। राजा जितेंद्र राय ने? अरे मित्र, वही राजा जितेंद्र राय के घोड़े के गिराने से मैं इतना दर्द में हूँ। मेरे दिमाग में एक खूबसूरत सा बदला लेने की चाल पक रही है महाराज। हाँ मंत्री जी, बोलिए, कैसी चाल पक रही है? सुधीर जी के पिता की राजा जितेंद्र ने भरी सभा के बीच बेइज्जती की और फिर राजा जितेंद्र के बदमाश घोड़े ने आपको गिराया। क्यों ना आप दोनों मिलकर राजा और उनके घोड़े से बदला ले लें। अरे वाह मंत्री जी, आपने तो बहुत अच्छा सुझाव दिया बदला लेने का, लेकिन हम बदला लेंगे कैसे? सुनिए सुधीर जी, आज ही रात को हम तीनों मिलकर उस बदमाश घोड़े को अगवा कर लेंगे। अगर वह घोड़ा अगवा हो जाएगा तो राजा जितेंद्र राय अपने लोगों को उसकी तलाश करने के लिए भेजेंगे, लेकिन वह घोड़ा उनको मिलेगा नहीं, क्योंकि हम उसे अपने पास जो बंदी बनाकर रख लेंगे। और फिर जब वह घोड़ा मिलेगा नहीं तो राजा घोड़े के गुम होने के शोक में बीमार पड़ जाएगा। इससे आपका भी बदला पूरा हो जाएगा और महाराज का भी बदला पूरा हो जाएगा। मंत्री जी, लेकिन हम उस घोड़े को कैसे अपने वश में करेंगे? उसकी चिंता तुम मत करो मित्र। भले ही वह घोड़ा मुझे अपने पीठ पर बैठने नहीं देता, लेकिन मुझसे बहुत प्रेम करता है और कभी कभी मैं उसे कुछ फल भी खिलाया करता हूँ। वह मेरे हाथों से बहुत ही चाव से खाता है। आज रात को जब उसे खिलाऊंगा तो फल में थोड़ी सी नशीली दवा मिला दूंगा, जिससे जब वह फल खाएगा तो नशा में आ जाएगा और कब उसे उसके अस्तबल से रातों रात तुम्हारे महल के जेल में बंद कर दूंगा उसे पता भी नहीं चलेगा। और जब वह नशा मुक्त हो जाएगा तो वह अपने आप को बंदी पाएगा। लेकिन द्वार पे लगे पहरादारी से कैसे बचेंगे मित्र? उसका भी उपाय है मेरे पास मित्र। वे तो मुझे जानते ही हैं, मैं उनके मंत्री का बेटा हूँ, इसलिए वे मुझ पर शक नहीं करेंगे। मैं उन्हें भी वही नशीली फल खिला दूंगा। फिर रात को सुधीर, राजा और उनका मंत्री निकल जाते हैं घोड़े की चोरी करने। मंत्री पुत्र सुधीर जी, आप, क्या बात है? इतनी रात को आप महल के पास आए हैं, कुछ संकट आई है क्या? कुछ नहीं सैनिकों, वो तो मैं अपने मित्र की शादी से लौट रहा था, इसलिए सोचा चलो राजमहल से होता हुआ घर चला जाऊंगा। सब कुशल मंगल है या नहीं? सब कुशल मंगल है सुधीर जी। ये लो तुम दोनों, कुछ फल खा लो, मैं अपने मित्र के घर से लाया हूँ। मेरा प्यारा शेरू, ले खा ले। फल खाते ही शेरू थोड़े नशे में आ जाता है। सुधीर मौका पाते ही शेरू को महल से फुसला फुसला कर ले जाता है। चल शेरू, चल 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 शेरू, चल चल।
तूने मुझे गिराया था ना, मेरी अपमान की थी ना, मुझे इतना दर्द सहना पड़ा। अब रह बंद इस जेल में, तुझे कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, तब तुम्हें पता चलेगा दर्द क्या चीज होती है। आज मेरे दिल को ठंडक मिली है। तुम्हारे ही स्वामी ने मेरे पिता की भरी सभा में बेइज्जती की थी। राजा जितेंद्र राय मंत्री के साथ घूमता घूमता अस्तबल के पास पहुंचते हैं। ये क्या मंत्री जी, मेरा शेरू कहाँ गया? अस्तबल तो खाली है। हाँ महाराज, अस्तबल तो खाली है। सैनिकों को बुलाऊं? बुलाइए मंत्री जी। सैनिकों, महाराज का शेरू कहाँ गया? शेरू? महाराज रात को तो यहीं था। रात में हम अंतिम बार शेरू को अस्तबल में कुशल पूर्वक देखकर महल के मुख्य दरवाजे के पास चले गए। अगर तुमने रात को कुशल मंगल शेरू को अस्तबल में देखा तो आखिर शेरू कहाँ गया? तुम झूठ बोल रहे हो। तूने ही शेरू को छल से किसी के हाथ कर दिया है। नहीं महाराज, हम अपने बच्चे की कसम खाते हैं, हमने शेरू को किसी के हाथ नहीं दिया है। अगर तुमने नहीं किया तो अभी मैं तुम दोनों को छोड़ता हूँ, लेकिन याद रखना, जिस दिन सच का पता चलेगा और उसमें अगर तुम लोगों का भी हाथ होगा, उस दिन तुम दोनों को भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और हाँ, आज से पहरादारी और बढ़ा दो। जो आज्ञा महाराज। मंत्री जी, पूरे राज्य में ऐलान करा दीजिए, जो मेरे शेरू को सही सलामत मेरे हाथों में सौंपेगा उसे सोने की 1000 मुद्राएं दी जाएगी। जी महाराज, मैं अभी ऐलान करवाता हूँ। सुनो सुनो सुनो, राजा का प्यारा वाहन शेरू लापता हो गया है। जो व्यक्ति शेरू को खोजकर सही सलामत राजा को सौंपेगा उसे राजा सोने की 1000 मुद्राएं देंगे। सुनो सुनो सुनो। अरे भाई, क्या काम है? तुम कौन हो? सैनिक भाई, मैं तुम्हारे राज्य का ही हूँ। मैं महाराज से अनुमति लेने आया हूँ कि वह मुझे अपने शेरू की खोज करने की अनुमति दे दें। ठीक है भाई, जाओ अंदर। प्रणाम महाराज, मैं आपके राज्य का ही हूँ। तुम्हारा क्या नाम है युवक? जी, मेरा नाम विनोद है। बोलो, तुम्हारी क्या समस्या है? महाराज, मैं समस्या लेकर नहीं आया हूँ, किंतु अनुमति लेने आया हूँ। कैसी अनुमति लेने आए हो? क्या आप मुझे अपने शेरू की खोज करने की अनुमति दे सकते हैं? क्या तुम मेरे शेरू को खोज सकते हो? क्योंकि ना जाने शेरू कहाँ होगा, किस हाल में होगा, और फिर मिलने के बाद तुम उसे अपने वश में कर पाओगे या नहीं। उसकी चिंता आप मुझ पर सौंप दीजिए महाराज, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है, वो भी एकांत में। ठीक है विनोद, चलो मेरे कक्ष में। हाँ विनोद, बोलो, क्या बात करनी है? महाराज, अब आप मुझे बताइए, शेरू लापता कब हुआ? सोमवार रात तक मेरे सैनिकों ने शेरू को कुशल पूर्वक अस्तबल में देखकर वापस पहरादारी में लग गए और उसी रात शेरू अस्तबल से लापता हो गया। सुबह जब मैंने सैनिकों पर शक किया तो वे अपने बच्चे की कसम खाने लगे। महाराज, आप उन सैनिकों को बुलवा लाइए। महाराज की जय हो। रात में मुख्य द्वार पर जो सैनिक पहरादारी करते हैं उसमें हरेंद्र और वीरेंद्र को बुला लाओ। जो आज्ञा महाराज। दास जाता है और दोनों सैनिकों को बुला लाता है। महाराज की जय हो। ये तुम दोनों से कुछ पूछ रहा है, उसका जवाब दो। मुझे ये बताओ, जिस रात शेरू लापता हुआ था उस रात कोई मुख्य द्वार पर आया था क्या? जी, बाहरी व्यक्ति तो कोई नहीं आया था, केवल मंत्री जी के बेटे सुधीर आए थे। हमने जब उनसे पूछा, इतनी रात को आप महल आए हैं, कुछ संकट आई है क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं अपने मित्र के शादी से लौट रहा हूँ, इसलिए सोचा चलो महल से होता हुआ घर चला जाऊंगा। और उन्होंने हमें खाने को कुछ फल भी दिया था। महाराज, अब इन्हें भेज दीजिए। चले जाओ तुम दोनों।
आपके शेरू के अगवा करने में सुधीर का हाथ है महाराज। ये तुम क्या कह रहे हो विनोद? आखिर सुधीर तो हमारे मंत्री जी का ही बेटा है, वो ऐसा क्यों करेगा? महाराज, क्या सुधीर से हाल में किसी भी बात को लेकर आपसे नोक झोंक हुई है? सुधीर से तो नहीं, लेकिन मंत्री जी को सभा में एक बात को लेकर उन पे गुस्सा किया था, लेकिन उसमें मंत्री जी का ही गलती था। महाराज, क्या आपको पता है कि सुधीर अभी कहाँ है? हाँ विनोद, मंत्री जी ने बताया था कि वह अपने मित्र शांतनु के यहाँ गया है, जो हमारा पड़ोसी राज्य के राजा हैं। अब आप मुझे अनुमति दे दीजिए महाराज, मैं राजा शांतनु के राज्य जा रहा हूँ, लेकिन ये बात मेरे और आपके बीच ही रहे। और हाँ महाराज, आप कल सुबह सूर्योदय के बाद शेरू के अस्तबल के पास रहिएगा। आपका शेरू आपके सामने हाजिर रहेगा। जाओ विनोद, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। राजा से आज्ञा मांगकर विनोद राजा शांतनु के राज्य के लिए निकल जाता है। रुक जाओ, क्या काम है? मैं महाराज से मिलने आया हूँ। मैं हलवाई हूँ, मुझे काम चाहिए। ठीक है, जाओ। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपका राज्य का ही हूँ। मेरा नाम विनोद है। मैं एक हलवाई हूँ महाराज, लेकिन मुझे कोई काम नहीं दे रहा। मुझे काम चाहिए महाराज। ठीक है, आज तो शाम हो चली है, कल से और रसोइयों के साथ काम पर लग जाना। दास, जाओ इसे बंदी गृह के बगल वाला रसोई घर दिखा दो। जो आज्ञा महाराज। कल से ये तुम लोगों के साथ ही काम करेगा। महाराज का आदेश है, और जो भी कुछ बचा होगा इसे खाने दे देना। जी, जैसी आज्ञा। डरो मत मित्र, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मुझे तुम्हारे महाराज राजा जितेंद्र राय ने भेजा है। अब मुझे ये बताओ, तुम्हारे जेल के ताले की चाबी कहाँ रहती है? मित्र, वो मेरे जेल के सामने वाले दीवार पे टंगा है। मित्र शेरू, अब तुम मेरे पीछे पीछे चलो। क्या मैं तुम्हारे राजा के तरह तुम पे सवार होकर तुम्हारे राज्य तक चल सकता हूँ मित्र? मित्र, मैं अपने स्वामी को छोड़ किसी और को आज तक अपने पीठ पर बैठने नहीं दिया, लेकिन आज इस भीषण परिस्थिति में मेरे स्वामी के बाद तुम दूसरे व्यक्ति हो जो मुझ पर सवार करोगे। आज तुम मेरे प्रिय मित्र हो गए। अब तुम सवार करो मित्र। ये क्या विनोद, तुझे मेरे शेरू ने सवार भी करने दिया? ये सब कैसे हुआ? महाराज, मुझे ये वरदान है कि मैं पृथ्वी के किसी भी जानवर से अपनी दिव्य शक्ति से बातें कर सकता हूँ। अब तुम मेरी बेटी मंदिकनी को भी शेरू पर सवार कराकर नीले गगन की सैर करवा दो। जो आज्ञा महाराज।
मंत्री जी, मैं तो आपको माफ किया था, लेकिन मैं आपके बेटे सुधीर को नहीं माफ कर सकता। उसे जरूर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, क्योंकि उसने ही राजा शांतनु से मिलकर मेरे शेरू को लापता की थी। विनोद, आज मेरे नीले गगन की प्रथा पूरी हुई। आज तुम मेरे दामाद बनने जा रहे हो तथा मेरे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी भी होगे। विनोद और मंदिकनी का विवाह राजा धूमधाम से कर देते हैं। सुधीर को 5 साल के लिए राजा कारावास का आदेश दे देते हैं। विनोद प्रतापगढ़ का राजा बनने के बाद राज्य को अच्छे से चलाने लगता है।